तो होरा सहस्त्रावली के अरिष्टाध्याय का ये भाग 2 है। पहले भाग में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ और अरिष्ट के टॉपिक बचे हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। अरिष्ट का मतलब सिर्फ बच्चे से ही रिलेटेड नहीं होता है, माता और पिता के लिए भी होता है, बाबा के लिए भी होता है। तो अरिष्ट में हम लोग पिता के कष्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो पिता के कष्ट योग क्या बनते हैं बच्चे के जन्म के साथ? दिन में जन्म होने पर सूर्य सूर्य को पिता माना गया है, और पिता से भी बढ़ के माना गया है पितादि। क्योंकि पितृ पूजा जो की जाती है उसमें सूर्य को अर्घ इसीलिए देते हैं, क्यों? क्योंकि वो पिता और पिता तुल्य जो उनसे भी बड़े थे, दादा, बाबा, वो सभी के लिए वो तर्पण होता है। तो दिन में जन्म होने पर सूर्य अर्थात पितादि, पिता और पिता तुल्य सभी लोगों के लिए, यदि मंगल व शनि से दृष्ट हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो बालक के पिता को बहुत कष्ट देता है। अब आपको पता है कि दोपहर में जब दिन में जन्म होता है तो या तो सूर्य 11वें हाउस होगा, या 10वें में होगा, या 9वें में होगा। ज्यादातर चांस रहता है अगर दोपहर का जन्म है तो वो 10वें हाउस में होता है, एकदम आसमान पे सर के ऊपर। और अगर साथ में उसके कोई पाप ग्रह हैं, एटलीस्ट 2, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा क्रूर ग्रह है, तो 2 से कम में उसका नहीं होगा। तो 2 कम से कम ग्रह हो, या उसको 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, या 5वीं जो स्पेशल पावर है मंगल और शनि की, उससे देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है? बालक के पिता को बहुत कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जन्म समय में सूर्य के साथ मंगल शनि हो तथा बुध गुरु शुक्र में से कोई भी साथ ना हो तो फिर यह मृत्यु का कारक भी बनता है, पिता या दादा, या दोनों की। मतलब अभी पहले वाली कंडीशन में कोई ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, तो सिर्फ कष्ट मिलेगा। पर अगर सूर्य 10वें भाव में है, साथ में शनि मंगल हैं, या चौथे हाउस में शनि मंगल बैठ के देख रहे हैं, साथ में कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य पर नहीं पहुंच रही है, तो वो मृत्यु कारक होता है। किसकी? पिता, दादा, बाबा इत्यादि। मतलब पिता तुल्य बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी कंडीशन में दिन में जन्म हो और सूर्य 2 पाप ग्रहों के बीच में हो या पाप युक्त हो तो पिता व दादा दोनों को मृत्यु देता है। अब ऐसी कंडीशन कब बन सकती है? जैसे राहु केतु एक्सिस के एक साइड में सूर्य हो, साथ में पाप ग्रह हो, या एक साइड के एक्सिस में जिधर सूर्य है उधर ज्यादा पाप ग्रह है और उनकी दृष्टि भी सूर्य पे पड़ रही है, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि। तो इस केस में भी मृत्यु कारक होता है, क्योंकि यहाँ पे कुंडली 2 बराबर भागों में बट गई। एक तरफ पाप ग्रह हो गए और वो उस तरफ है जिधर पिता तुल्य लोग अर्थात सूर्य है। चौथी कंडीशन, सूर्य से 8वीं राशि में जब भी किसी हाउस का हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो जनरली हम लोग लग्न से करते हैं, चंद्र से करते हैं, नवमांश कुंडली से करते हैं। एक फाइनल तरीका ये होता है, जैसे कि आपको विवाह हाउस देखना है तो विवाह हाउस को यहाँ पे रख दीजिए। जैसे इस समय विवाह हाउस में 7वीं राशि लगी है तो 7वीं राशि को प्रथम हाउस में रख दीजिए। अब देखिए विवाह योग के लिए कौन ग्रह कहाँ आ रहे हैं, कितना वो सपोर्टिंग है। इसी तरह से यहाँ पे सूर्य से 8वीं राशि में क्या किया कि कुंडली में हो सकता है 10वें हाउस का सूर्य हो, उस 10वें हाउस को उठा के हमने उस राशि को प्रथम में रख दिया, लग्न में रख दिया। अब हम देखते हैं सूर्य से 8वीं कौन आ रहा है। तो सूर्य से 8वीं राशि में अर्थात सूर्य से अष्टम मंगल शनि हो तो वो सूर्य लग्न कुंडली कुंडली हो जाएगी। सूर्य को हमने लग्न में बैठा दिया तो सूर्य लग्न की कुंडली हो गई। उसमें अष्टम कौन आ रहा है? मंगल शनि हो तथा उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो इन दोनों योगों में पिता की मृत्यु होती है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, स्पेशली 10th हाउस का रिजल्ट निकालने के लिए 10th हाउस में जो राशि लगा थी उसको उठा के आपने प्रथम हाउस में रखा और फिर उससे अष्टम देखा। तो इंडिविजुअली जो वो अष्टम निकला वो लग्न कुंडली का ना होके स्पेशली उस 10वें हाउस में जो सूर्य है
उसका निकला है, वो रिजल्ट अष्टम का उसके लिए होगा। और अगर वहां पे मंगल शनि है तो वो उनके लिए हानिकारक है, और वो अरिष्ट करा सकते हैं पिता का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पिता है। पांचवा पॉइंट, सूर्य यदि चर राशि में, अब चर राशि आपको पता ही है, 1 4 7 10 होती हैं, इसमें से कोई भी एक राशि लगी केंद्र में तो सारी अपने आप आ जाती हैं। तो सूर्य यदि चर, और चर का अभी टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, एक्चुअली में ये टॉपिक प्रश्न शास्त्र का है, प्रश्न ज्योतिष में, कि चर राशि स्थान परिवर्तन कराती है, तो लोगों के ट्रांसफर में और स्थान परिवर्तन के साथ साथ जीव परिवर्तन करा देती हैं, आत्मा का परिवर्तन कराती हैं, अर्थात आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा सकती है, तो ये मृत्यु कारक बन जाता है। तो अगर 1 4 7 10 राशियों में सूर्य है, इसी तरह से उसको हमने लग्न में लगाया और अष्टम में शनि और मंगल हैं, तो 100% ये गारंटी देता है कि आत्मा का प्रस्थान हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ लिखा है कि सूर्य यदि चर अर्थात स्थान परिवर्तन वाली राशि में पाप ग्रह से युक्त हो, या उस पे उसके 8वें में पाप ग्रह हो, तो विष, शस्त्र या जल से पिता की मृत्यु होती है। मतलब यहाँ फोर्सफुली पिता की मृत्यु का कारक बनेंगे कुछ चीजें, उनको विष दिया जा सकता है, उनको शस्त्र से मारा जा सकता है, या डूबने से मृत्यु हो सकती है, अर्थात पिता की अल्पायु और आकस्मिक मृत्यु हो। छठवीं कंडीशन, चंद्रमा से अष्टम राशि में या 7वीं 9वीं में सभी पाप ग्रह हों, तो बालक की माता के साथ मृत्यु हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप अरिष्ट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब स्त्री अर्थात पत्नी के लिए या माता के लिए निकालते हैं, तो 7वें भाव को जरूर लिया जाता है, क्योंकि 7वां भाव क्या है आपको पता है, विवाह भाव है। तो वहां से पता चलता है कि ये विवाह का संबंध अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसलिए 7 का बहुत ज्यादा रोल है। अब 9 क्यों ले लिया, चंद्रमा से अष्टम राशि में या 7 9, क्योंकि चंद्रमा माँ है, तो माँ को जब हमने लग्न में लगाया तो माँ के बारे में उसका 7वां हाउस बताएगा और माँ का भाग्य बन जाएगा 9वां हाउस अपने आप। तो आप ये चौथी कंडीशन हम बता रहे हैं, D1 लग्न चंद्रमा वाली कुंडली वो, और D9 नवमांश के अलावा चौथी तरीका ये होता है कि जिस भी हाउस को आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, उस हाउस की राशि को प्रथम हाउस में लगा के देखिए कि अष्टम में क्या आ रहा है, सप्तम में क्या आ रहा है, नवम में क्या आ रहा है, और वो सारे फल स्पेशली उस ग्रह के लिए होंगे जो उस राशि में बैठा है। तो यहाँ इसीलिए चंद्रमा से अष्टम राशि, अब चंद्रमा को हमने प्रथम में रख दिया, देखा अष्टम में, चंद्र से अष्टम में या फिर 7वीं 9वीं में, क्योंकि 7वीं जो होगी वो सीधे उसकी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पे, और 9वां उस चंद्रमा अर्थात माता का क्या है, भाग्य। अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो तो बालक की माता के साथ मृत्यु हो जाती, क्योंकि अष्टम मृत्यु कारक है। 7वें में पाप ग्रह की 2 ग्रह या 2 से ज्यादा 3 ग्रह हैं, तो मृत्यु कारक होते हैं माता की। और भाग्य, 9वां हाउस जो होता है भाग्य, वहां पाप ग्रह हो, कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो भाग्य खराब कर देती है, तो वो भी अरिष्ट का कारक बनता है, लेकिन उतना प्रबल नहीं जितना बाकी के पहले के दो। विशेषस्थ विदेशस्थ पिता का योग, तो देखिए एक तो होता है कि अरिष्ट अर्थात मृत्यु, ये जो 12वां हाउस है, व्यय हाउस जिसे हम कहते हैं, ये, और 8वां हाउस, ये दोनों प्रस्थान अर्थात मृत्यु को दर्शित करते हैं। मृत्यु के साथ साथ ये विदेश को भी बताते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के विदेश चला गया, परमानेंट तो लौट के कभी आया ही नहीं, तो वो उसके परिवार और उसके देश के लिए तो वो मृत्यु तुल्य हो गया, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर मृत्यु अर्थात अरिष्ट का योग बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, तो वो विदेश का कारक बन जाता है, मतलब उस जगह से हटा देगा, उस स्थान से हटा देगा, उस देश से हटा देगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि कोई उसका अंश यहाँ बचा नहीं और वो हमेशा के लिए चला गया। तो विदेश योग को 12वें हाउस और 8वें हाउस से देखा जाता है, इसीलिए, क्योंकि ये भी परिवर्तन है।
तो विदेशस्थ पिता का योग, पहला कंडीशन, दिन में जन्म हो, सूर्य चर राशि में हो। देखिए फिर से परिवर्तन शो कर रहा है, चर राशि मतलब स्थान परिवर्तन, तथा मंगल उसे देखे तो बालक का पिता विदेश में होता है। तीन कंडीशन बनी। एक तो दिन में जन्म, इससे सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और बैठा है चर राशि में, तो इसने अरिष्ट बनाया। दिन के में सूर्य पावरफुल है, चर राशि में है, तो अब जरूरी है स्थान परिवर्तन कराएगा। सूर्य खुद में पिता तुल्य है, इसलिए पिता का स्थान परिवर्तन होगा। अब स्थान परिवर्तन में अगर मंगल उसे देखे, तो मंगल क्या है? पराक्रम। अभी मैंने कल के क्लास में बताया था, पराक्रम दो तरीके से लोग प्रदर्शित करते हैं, दो क्या कई तरीके हैं। एक, ज्यादातर लोग युद्ध ही मानते हैं, लड़ाई झगड़ा, यही पराक्रम है। ये बिल्कुल गलत है। लड़ाई झगड़ा या युद्ध पराक्रम है ही नहीं, ये तो सबसे निचले कोटि का पराक्रम है। उच्च क्वालिटी का जो पराक्रम होता है, धैर्य और साहस के साथ उस विपत्ति का सामना करना, अपने ज्ञान के जरिए उस विपत्ति का। कुछ लोग एक दूसरा तरीका पराक्रम का निकालते हैं, वो यात्रा के जरिए करते हैं। जैसे अभी कुछ समस्या हुई थी बांग्लादेश में, तो जयशंकर जी तुरंत अमेरिका गए, रूस गए। आपने देखा ना, अपने रक्षा मंत्री रूस गए। तो ये भी एक पराक्रम है। इसमें आप यात्रा करके अपने संबंधों को सुधारते हैं, नए संबंध बनाते हैं, और उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, और आपका दुश्मन शांत हो जाता है। तो पराक्रम में यात्रा बहुत मायने रखती है। ये कूटनीतिक यात्राएं होती हैं। इसलिए जो पराक्रमी होता है, जिसका मंगल दशम राशि में होता है, मतलब उच्च का मंगल, वो लोग बहुत यात्रा करते हैं, उनका जॉब भी यात्रा वाला ही। तो मंगल की दृष्टि है, तो सर्टेनली अब पिता का स्थान परिवर्तन होगा, और मंगल ने उसमें मुहर लगा दी कि हाँ अब आपको जाना ही है, और वो विदेश विदेश का उनका योग बन जाएगा। अब ये विदेश का योग बनेगा, देखना होगा। मंगल अगर दशम मतलब उच्च होके बैठा है तो 100%, और अगर वो स्वराशिष्ट है तो अपने ही देश में कहीं प्रस्थान हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि रात में जन्म हो और चर राशिगत शनि को सूर्य देखे, शनि को सूर्य देखे, तो बालक का पिता विदेश में होता है। अब देखिए, यदि रात में जन्म है, तो अब सूर्य यहाँ कमजोर हो गया, तो जो समझ कमजोरी आई सूर्य की, उसको शनि ने पूर्ण कर दिया। क्योंकि शनि की दिशा कौन है, ये एक क्लास में हमने आपको बताया था कि शनि की दिशा पश्चिम दिशा है। अगर शनि बलवान होता है, तो वो पश्चिम दिशा में ले जाता है, पाश्चात्य देशों की तरफ आपको ले जाएगा, और उस पे सूर्य की दृष्टि है, और सूर्य चर राशिगत है, तो चर राशि अर्थात स्थान परिवर्तन कराएगा, और आप किधर जाएंगे? पाश्चात्य देशों की तरफ जाएंगे। तो यदि रात में जन्म हो तो शनि बलवान हो गया, चर राशिगत शनि। तो अब शनि का यहाँ पे रोल आ गया है कि चर राशि में शनि है, तो शनि स्थान परिवर्तन कराएगा, रात में वो बली है, और सूर्य देखे तो एक क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई। जो काम यहाँ मंगल कर रहा था, वो काम यहाँ सूर्य कर रहा है, तो बालक का पिता विदेश में होगा या चला जाएगा। तीसरी कंडीशन है, मंगल व शनि चर राशि में हो और रात में जन्म हो, तो बालक का पिता परदेश में मृत्यु को प्राप्त कर चुका होता है। अब यहाँ कारण क्या है कि मंगल व शनि चर राशि में है, रात में बच्चे का जन्म है, तो रात में ये दोनों ग्रह पावरफुल है, स्पेशली शनि। और ये क्योंकि उस रात के जन्म के समय उसी लग्न में है, इसलिए मंगल स्पेशली ये शस्त्र का मालिक है, तो ये यहाँ पे पिता की मृत्यु का कारक बनेगा शस्त्र के जरिए। मंगल जब भी जन्म के समय लग्न में आ जाता है या अष्टम में होता है, तो शस्त्र का कारक बनता है। और वो शस्त्र दो तरीके के होते हैं, या तो अग्नि अस्त्र होता है, तो अग्नि का मतलब सिर्फ आग, मतलब आग ही नहीं होता है। ये जितने आग्नेय अस्त्र हैं, इन सबको आग्नेय अस्त्र कहते हैं। जैसे जितनी भी टाइप की गन है, ऑल गन्स, उनको हम आग्नेय अस्त्र कहते हैं। जो गोली चलती है, ऐसा लगता है कि कोई अग्नि तो उत्पन्न नहीं हुई, पर उनका नाम ही आग्नेय अस्त्र है। बिना अग्नि के वो फायर नहीं करते हैं, इसलिए उसका नाम भी फायर है। आग निकलती है, पर रात में दिखेगी, दिन में नहीं दिखती है। गन की नाल से आग निकलती है। तो यहाँ पे पिता अगर मंगल साथ में या अष्टम में बैठा है, या अपनी आठवीं दृष्टि से देख रहा है, तो मृत्यु का कारक बनता है, वो भी अस्त्र शस्त्र से। जन्म से पहले पिता की मृत्यु,
किसी भी राशि में सूर्य का मंगल व शनि से योग हो तो बालक का पिता उसके जन्म से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है, क्योंकि अब यहाँ पे 3 ग्रह हैं तो बचने के चांस नेग्लेजिबल है। सूर्य, मंगल, शनि। शनि पाप ग्रह है, मंगल बहुत ही ज्यादा क्रूर ग्रह है और सूर्य भी क्रूर ग्रह है। अन्य अरिष्ट योग, कुछ अरिष्ट योग जो बाकी रह गए हैं, पिछले भाग में नहीं थे, इंक्लूड हुए थे, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। 1, 8, 7, 6, 12 इतने हाउस के लिए गए। 1, 8 तो उस बालक के लिए है, उसका लग्न, और 8वां मतलब अष्टम उसकी मृत्यु के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। 7वां हमने बताया ना, विवाह हाउस है, अर्थात वो स्त्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो माता के बारे में होगा। 6ठा हो सकता है जन्म के कुछ वर्ष बाद मृत्यु, क्योंकि वो रोग का भाव है। 12वां व्यय है, ये भी कुछ समय के बाद हो सकता है, क्योंकि व्यय लेने होने में टाइम लगता है किसी चीज का। अब व्यय किस चीज का है? उस व्यक्तित्व का जो लग्न में है, उस बालक का जो लग्न में है उसका व्यय है, इसलिए 12वां भाव। तो अल्टीमेटली इनका रिजल्ट क्या है? माइनर डिफरेंस है। 1, 8 तत्कालिक मृत्यु, 7 माता के साथ, 6ठा रोग के कारण, 12 में व्यक्तित्व या व्यक्ति का व्यय होगा, किसी कारण से होगा। अब वो कारण अन्य ग्रहों को देख के पता चलेगा। तो इन भावों में पाप ग्रह हो तो माता व बालक का परम अनिष्ट संभव है। इसमें इसीलिए क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि अन्य ग्रहों का फल तभी पता चलेगा जब वो वहां बैठे हों। दूसरा, उक्त योग में 6, 12 भावों में पाप ग्रह हो तो बालक की मृत्यु होती है, लेकिन माता बच जाती है। देखिए 7 नहीं इंक्लूड हुआ, इसलिए माता बच गई। यदि 1, 7, 8 में पाप ग्रह हो तो माता की मृत्यु व बालक का बचाव होता है। अब 1 में माता की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि 1, 7 एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। और 8, 1, 7, 8, 8 ये जो होता है अष्टम का दोष, ये दोनों के लिए लग जाता है। 1, 7 एक के लिए लगेगा तो वहां से सातवीं दृष्टि से सातवें के लिए भी लगेगा। तो कुल मिला के 7 जब सेंटर में आ जाए, मतलब 7 का रोल आ जाए, तो आप समझ लीजिए माता इंक्लूडेड है उसमें। अभी अरिष्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े जान माल का। अभी नेत्र विकार योग, ये भी अरिष्ट का टाइप ही है, नेत्र विकार। तो नेत्र विकार के लिए काल पुरुष की कुंडली में 2, 12 भाव मूलतः व 6, 8 भाव उनकी सातवीं दृष्टि सूर्य या क्रूर ग्रह से पीड़ित होने पर विचार के लिए लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें जो लिखा है उस पे, नेत्र विकार अगर आपको देखना है तो नेत्र विकार के लिए काल पुरुष की कुंडली में 2, 12 भाव मूलतः, 2 ये है, 12 ये है। होता क्या है, ये कुंडली में ध्यान से देखें तो काल पुरुष खड़े हैं। काल पुरुष का फेस यहाँ पे होगा, मुंह यहाँ पे होगा, आंख यहाँ पे आएगी दूसरे 12वें में, कान जाएंगे तीसरे 11 में, हाथ जाएंगे चौथे 10वें में, और उसके बाद ये शत्रु और रोग जहां लिखा है वहां पे पैर आएगा, और 7वां जो विवाह हाउस जहां लिखा है वहां पे गुप्तांग आएंगे, और उससे ठीक ऊपर पेट, पेट का कुछ हिस्सा जाएगा व्यक्तित्व में और कुछ हिस्सा आएगा विवाह हाउस में। तो ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। इसीलिए नेत्र विकार के लिए, जैसे कि एक इंसान को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, आपकी तरफ देखता हुआ, तो क्या होगा कि उसकी दाहिनी आंख जाएगी दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, बाएं आंख जाएगी 12वें भाग में, बायां कान जाएगा 11वें में, और दायां कान जाएगा पराक्रम हाउस में। तो आप समझ गए ना, ये दायां साइड है कुंडली का, जो लेफ्ट है वो असल में दायां है, कुंडली का जो राइट है वो असल में बायां है। क्योंकि आप मेरी तरफ मुंह करके, ये कुंडली मेरी तरफ मुंह करके खड़ी है ऐसा मान लें, मतलब ये जो काल पुरुष हैं ये आपको देख रहे हैं। ठीक। अब अगर ये दायां कान आंख है तो दाएं आंख की सातवीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है, या आप कह दें कि 8वें हाउस में जो पाप ग्रह हैं वो सातवीं दृष्टि से दाई आंख को देख रहे हैं। इसलिए अगर कोई पाप ग्रह बैठे हैं दूसरे हाउस में तो दाई आंख को इंजर्ड करते हैं, और अगर इसी तरह से वही पाप ग्रह यहाँ बैठ जाए अष्टम हाउस में,
तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुंडली के बाएं चले गए, पर असल में वो सातवीं दृष्टि से दाएं को ही हानि पहुंचाएंगे। तिर्यक जोड़ दें इसको, 2 का 8 से संबंध है, 12 का 6 से। करेक्ट। तो दाई आंख के लिए अगर पाप ग्रह द्वितीय में बैठे हैं तो दाई आंख जाएगी, अष्टम में बैठे हैं तो दाई आंख जाएगी। बाई आंख के लिए 12वें में बैठे हैं पाप ग्रह तो बाई आंख, और अगर वही ग्रह 6वें में बैठे हैं तो भी बाई आंख को हानि पहुंचाएंगे। तो ये लॉजिक हमने पहली 3 लाइन में लिख दी, समझा भी दी। अब आगे हम लोग फल देखते हैं। पहली कंडीशन, द्वादश भाव में मंगल या शनि नेत्र नाशक होते हैं। द्वादश भाव में मंगल या शनि पाप ग्रह हैं, द्वादश में बैठे हैं, नेत्र नाशक हैं। शनि से दाई आंख तथा मंगल से बाई आंख नष्ट होती है। सूर्य व चंद्रमा साथ साथ 12वें भाव में हो तो बालक जन्म से ही अंधा होता है। साथ ही 6 तथा 9 में भी पाप ग्रह होना आवश्यक है, क्योंकि छठे से वो देख लेगा 12वें को 7वीं दृष्टि से। 9वें के लिए इसलिए बोला है कि मंगल अगर 9वें में होगा तो चौथी दृष्टि से देख लेगा 12वें भाव को। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मंगल की और शनि की दृष्टि पड़नी चाहिए, वो भी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पे, तो वो कारक होता है बाई आंख को नष्ट करने का। अब तीसरी कंडीशन में, द्वादश भाव में अकेले सूर्य या चंद्रमा भी नेत्र नाशक होते हैं। सूर्य से दायां व चंद्रमा से बायां नेत्र नष्ट होता है। यदि लग्न में राहु व राहु सप्तम में सूर्य हो तो बालक निस्संदेह अंधा होता है। मतलब लग्न में आपने राहु बैठाल दिया और सप्तम में सूर्य, तो देखिए 2 पाप ग्रह हो गए लग्न में। कैसे? एक तो स्वयं बैठे हैं, दूसरे की 7वीं दृष्टि है, तो फाइनल रिजल्ट लग्न में क्या आएगा? 2 पाप ग्रह। और द्वादश में द्वितीय में सूर्य व चंद्रमा भी नेत्रनाशक हैं। सूर्य से दायां जाता है और चंद्रमा से बायां। अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये उसी तरह से है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पति और पत्नी है। पति हमेशा किधर बैठते हैं? दाहिने साइड में, जो लॉजिक है, और पत्नी हमेशा बाएं साइड में। तो उसी तरह से सूर्य दाहिनी आंख को और जो चंद्रमा है बाई आंख को नष्ट करेगा, क्योंकि वो बैठेंगे, सूर्य इधर और पत्नी बैठेंगी इधर। ठीक है। काल पुरुष अपने को समझ के तब स्टडी करिएगा, अदरवाइज आपको उल्टा नजर आएगा जो हम बोल रहे हैं। काल पुरुष समझ के अपने को कुंडली में बैठा जाइए, मेरी तरफ देखिए, तो काल पुरुष का दायां हाथ दूसरे तरफ जाएगा, दाएं में पति अर्थात सूर्य, तो दाएं हाथ दाएं आंख को नष्ट करेंगे। करेक्ट। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं चौथी कंडीशन। 2-12 में सूर्य व चंद्रमा अपनी अपनी स्थिति में, सूर्य दाएं चंद्रमा बाएं, तथा 6-8 में दोनों में पाप ग्रह हो तो बालक की दोनों आंख चली जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे पाप, यहाँ पे पाप, तो ये पाप ग्रह भी अपनी पूरी ताकत से नष्ट कर रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और चंद्रमा सूर्य भी अपना योग बना रहे हैं। तो इसमें जो है पूर्ण अंधापन होगा दोनों आंख से। षष्ठ स्थान में चंद्रमा, अष्टम में सूर्य, नवम में शनि व द्वितीय में मंगल हो तो भी बालक अंधा होता है। उसके कारण आप देख सकते हैं कि यहां से चंद्रमा देख रहा है, यहां से सूर्य देख रहा है। तो अगर चंद्रमा सूर्य है और वो बली हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे भी अकेले वो द्वितीय अंतल में आंख को देखते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। और साथ में अगर समर्थन मंगल शनि का मिल जाए, जैसे शनि बैठ जाए द्वादश हाउस में तीसरी दृष्टि से देख लेंगे, अगर मंगल बैठ जाए तो चौथी दृष्टि से देख लेंगे 9वें हाउस में, तो इस तरह से वो हानि कराते हैं। इसलिए षष्ठ स्थान में चंद्रमा, चंद्रमा को षष्ठ में क्यों बैठाला? क्योंकि उस तरह से वो अपने बाई आंख को देखेंगे, जो उनका रियल प्लेस है। चंद्रमा या तो 12वें में बैठे या 6ठे में बैठे तो रिजल्ट समान आएगा, वो अपने बाई आंख को ही नष्ट करेगा। 6वीं कंडीशन, चंद्रमा मंगल व शनि तीनों ग्रह षष्ठ या अष्टम में हो तो पित्त कफ आदि विकारों से नेत्र को कष्ट करते हैं। यदि और भी कोई पाप ग्रह साथ हो तो अधिक कुफल देते हैं। अब चंद्र मंगल शनि
तीनों ग्रह षष्ठ में या अष्टम में है, लेकिन द्वितीय द्वादश खाली है। जो मेन, जो एक्चुअली में आंख का हाउस ही है, वो खाली है। और ये सिर्फ देख रहे हैं, वहां उपस्थित नहीं है उस भाव में। तो अब पूरी तरह से तो आंख को नहीं नष्ट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? अब वो देखा जाएगा कि वो पाप ग्रह कितने स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कष्ट देंगे, अदरवाइज कम देंगे। हो सकता है चंद्रमा पापी हो सकता है चंद्रमा शुभ हो, तो वो कष्ट देने के बजाय आपको बचा भी सकता है। सातवां जो कंडीशन है, अष्टम भाव में उक्ति योग बने तो दाया नेत्र, व षष्ठ में बने तो बाया नेत्र, ये पहले ही बता चुके हैं। यदि शुभ दृष्टि भी हो तो यह फल तत्काल ना होकर कुछ समय के बाद होता है, मतलब ये कष्ट आपको मिलेगा ही, डिले हो सकता है। आठवीं कंडीशन है, आठ या 12वें भाव में, आठ मतलब अष्टम और 12वें में चंद्रमा शनि से युक्त हो तो वायु विकार या कफ विकार से दृष्टि में विकार आता है। तो शनि क्योंकि वात का कारक है, आपको ये पढ़ाया है, वायु रोग देता है, ठंड लग जाना, घुटनों में अकड़न जकड़न, हड्डियों के रोग, ये शनि का कारण होता है, क्योंकि वो वात। और चंद्रमा भी क्योंकि जल तत्व से बना है, इसलिए चंद्रमा भी वात कारक है। तो 8 या 12 में चंद्रमा शनि से युक्त होकर बैठ जाए तो वायु विकार या कफ विकार से दृष्टि में विकार लाता है। यदि अन्य अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो तब नेत्र नाश हो सकता है। अदरवाइज इनके कारण, सिर्फ दो ग्रह के कारण, और वो भी 8 या 12 में है, तो तकलीफ होगी, वो भी वायु विकार। नवा, उक्त योग में अष्टम भाव से दाया नेत्र व द्वादश भाव से वाम नेत्र समझें। ये पहले हम इसलिए बता दिए क्योंकि अगर पहले ना बताते तो अभी वो समझ में ना आता। यदि शुभ दृष्टि हो तो नेत्रनाश की संभावना कुछ कम के लिए या लंबे समय के लिए टल जाती है। अब क्योंकि ये उपसंहार है, ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फाइनल समरी। इसी पद्धति से शनि मंगल सूर्य के साथ चंद्रमा इन भावों में 2 12 6 8 हो तो अनेक विकार या रोगों से दृष्टि विकार पैदा करती हैं। अब दृष्टि विकार से नजर की कमजोर होना, आंख में ऐंचापन, यह बहंगापन है अक्सर में, ऐंचापन या भैंचापन, ये मतलब उसको स्क्विंट आई कहते हैं इंग्लिश में, ये कंडीशन आना, या पानी बहना, अधिक लाली आना, स्राव किसी भी तरह का, चाहे वो म्यूकस का सिक्रीशन हो, इस तरह की कंडीशन। सहयोगी ग्रहों की प्रकृति के अनुसार नेत्र विकार का कारण बताना चाहिए। अब जैसे आंख में पानी निकल रहा है तो चंद्रमा, पाप चंद्रमा की दृष्टि होगी या वो वहां पे बैठा होगा। अगर आंख लाल हुई है जैसे कंजक्टिवाइटिस, तो मंगल की दृष्टि होगी या मंगल बैठा होगा। अगर उसमें ऐंचा भैंचापन अर्थात स्क्विंट की प्रॉब्लम आ रही है तो ये शनि के कारण होता है, वो वात प्रॉब्लम देता है, खिंचाव का कारक बनता है वो। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें अपने से डिसाइड करनी पड़ेंगी ग्रहों के कारण। यहाँ पे क्योंकि स्पेशल केस बताए जा रहे हैं, लेकिन कुंडली तो हजारों लाखों तरीके की बन सकती है, ग्रह तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आप अपने ज्ञान के आधार पर उनमें परिवर्तन लाएं। अब कान के विकार, कान हम पहले ही बता चुके हैं, 3 11 हो, उसको रिपीट कर दे रहे हैं। कान के विकार के लिए कालपुरुष की कुंडली में 3 11 भाव मूलतः, मूलतः इसलिए लिख रहे हैं कि वही कान है असल में, या फिर 5 9, उनके तीसरे के जस सातवें क्या पड़ेगा 9, और 11 का सातवां पड़ेगा 5। इसीलिए 5 9 भाव भी उन्हें की सातवीं दृष्टि से कान को ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ एक आ जाएगा, ये तीसरा हाउस दाहिना कान है, तो फिर दाहिना कान जो दाहिने साइड में था, अभी अगर पाप ग्रह 9वें में बैठा तो बाएं होते हुए भी वो दाहिना कान ही बताएगा। क्यों? सातवीं दृष्टि तिर्यक जा रही है ना। तो इसलिए आप ये समझ लें कि यहाँ 3 और 9 दाहिने के लिए है, 5 और 11 बाएं कान के लिए है। तो 3 11 भावों में चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, या इन तीनों में पाप ग्रह व चंद्रमा किसी भी प्रकार से हो, साथ ही चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, तो मनुष्य कानों से विकल हो सकता है। तो 3 और 11 में चंद्रमा के साथ 2 पाप ग्रह हैं,
या चंद्रमा उपस्थित है और उसको दो पाप ग्रह देख रहे हैं, चाहे वो 9वें से देखें या 5वें से, तो वो कानों से विकल हो सकता है। और अगर चंद्रमा तीसरे है तो दायां, और अगर 11वें है तो बायां कान से विकल होगा। 5 9 भावों में पाप ग्रह से दृष्टि हो, दो पाप ग्रह हो तो मनुष्य के कानों में बड़ा विकार पैदा करते हैं। 9वें भाव में बनने वाले योग से दायां और 5वें भाव के योग से बायां कान विकृत होता है। यदि उक्त भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ दृष्टि हो, तो विकार कम होता है या बहुत साधारण प्रकार का होता है। जन्म के बाद शरीर के अंगों में उक्त योगों से रोगों का निश्चय करके जिस राशि में योग हो, उस राशि के आधार पर विलोम विधि से जन्म लग्न का निश्चय भी हो सकता है। इसी तरह इन योगों को चंद्र कुंडली से भी देखें। कुंडली के दाएं बाएं भागों में जैसे योग पड़े हो, तदनुसार पाप दृष्टि होने पर, विकलांगता व शुभ दृष्टि होने पर निशान देखे जाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या दूसरे प्रकार से भी हो सकती है। जिस समय रोग की उत्पत्ति हो, उस समय की चंद्र राशि लग्न या जन्म लग्न से विचारणीय भाव तथा जन्म चंद्र, इन तीनों का विचार करना चाहिए। देखिए, ये जो टॉपिक चौथा पांचवा बताया गया है, ये अरिस्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो अरिस्ट में ही इसलिए बताया गया है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको ये नहीं पता है कि उनका कब जन्म हुआ, ना डेट पता है, ना टाइम पता है, तो उनकी कुंडली नहीं बन सकती, पर वो अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? होगा ये कि अगर आप उनके शरीर पे जो चिन्ह बने हैं, क्योंकि अभी यहाँ क्या लगा, आप विकलांगता या निशान दे के जाते हैं, तो उस निशान से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का योग बन रहा है और ये किस राशि में बनेगा, चंद्रमा कहाँ पे बैठा होगा, तो चंद्र कुंडली तैयार हो जाएगी। इसी इसी तरह से पांचवें पॉइंट में भी यही बताया गया कि श्लोक की व्याख्या करने से उस समय की चंद्र राशि, जन्म लग्न से विचारणीय भाव तथा जन्म चंद्र, इन तीनों का विचार हम कर सकते हैं। मतलब हम रिटर्न कुंडली बना सकते हैं। तो ये अरिष्ट का टॉपिक नहीं था, पर अरिष्ट के कारण छोड़े हुए निशानों के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति का जन्म किस लग्न में हुआ है या चंद्रमा इसका किस राशि में बैठा, तो उससे चंद्र कुंडली बन जाएगी। रोगारंभ कुंडली से अरिष्ट। रोग के आरंभ, जब भी रोग का आरंभ हो तो उसकी कुंडली से, तो देखिए ये टॉपिक आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी परिचय। रोगारंभ, रोग के आरंभ होने का समय आप पूछ लें और उस समय की कुंडली बना दें, उसे कहते हैं प्रश्नकालिक कुंडली। आपने प्रश्न पूछा उनसे कि भाई आपका रोग कब शुरू हुआ, उन्होंने बताया कि इस महीने की इस तारीख मुझे ये दर्द हुआ, या जो आपने तत्काल उस दिन की कुंडली बनाई, तो ये प्रश्नकालिक कुंडली है। अब वो जो लग्न में आएगा वो उसके रोग के कारक आएंगे। तो रोगारंभ के लग्न से 4 8 तथा लग्न से 2 12 में भी पाप ग्रह हो, तो रोग से 10 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो 2 12 तो आपको मालूम है, द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह होने पे अरिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पे 4 8 भी लिया गया, 8 भी आपको पता है कि अरिष्ट कारक होता है, तो 4 क्यों लिया गया? क्योंकि 4 जो है सुख हाउस है, और अगर वहां पाप ग्रह है तो सुख आपका खत्म। अब यहाँ पे मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन रोग का आरंभ हो जाएगा। पंचम में सूर्य व नवम में चंद्रमा हो तो रोग होने पर 12 दिन जीवित रहता। पंचम में सूर्य व नवम में चंद्रमा, देखिए पंचम में सूर्य, वो अपने नेचुरल हाउस में है और सूर्य क्रूर ग्रह है। नवम में चंद्रमा, अब वहां पे चंद्रमा 9वें भाव में है, 9वां भाव बृहस्पति का भाव माना गया है, तो वहां से चंद्रमा नवम से द्वितीय भाव को देखेगा और पंचम से सूर्य 11वें भाव को देखेगा। तो यहां से आपको जो तकलीफ मिलेगी वो एक तो ईयर की मिलेगी, दूसरे चंद्रमा के कारण दाई आंख को मिलेगी। इस तरह से रोग का आरंभ हो सकता है। और अगर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ और ग्रहों का साथ मिल गया, पाप ग्रहों का, तो ये अरिष्ट कारक भी हो सकता है। 5 9 में चंद्रमा व 4 8 में सूर्य हो तो ऐसे समय में रोगोत्पत्ति होने से मनुष्य 3 रातों में ही देह त्याग देता है। 5 9 4 8 फिर से वही रिपीट है। लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा, षष्ठ में सूर्य होने पर रोग हो तो 18 दिन। देखिए, लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा चला गया, अब अगर चंद्रमा द्वितीय राशि में है या चतुर्थ राशि में है तो वो शुभ फल देगा। तो जब भी अगर अरिष्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जिस भी ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं वो
या तो नीच का है या पाप का है। तो चंद्रमा यहाँ पापी है 100%। पापी होने के दो तरीके हैं, या आठवीं राशि में चला जाए तो अत्यंत पापी हो जाएगा। तो लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा पापी है, षष्ठ में सूर्य, छठवें में सूर्य चला गया है। सूर्य हड्डियों का कारक होता है और छठवें में रोग होगा हड्डियों का। तो 18 दिन माना गया है कि अगर ये प्रबल योग बना रहा है और भी ग्रहों के कारण, तो 18 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। चंद्रमा से 5-9 में सूर्य हो तो रोग होने पर 20 दिन ही जीता है। तो चंद्रमा से 5-9 वही कारक हैं जो कि भी पीछे हमने स्पष्ट किया कि चंद्रमा अगर पीड़ित है तो 5 और 9 से वो ईयर की प्रॉब्लम करेगा, कान की, और वो रोग होगा या अरिष्ट कारक होगा। लग्न से अष्टम में सूर्य पर मंगल व शनि की दृष्टि हो तो रोगोत्पत्ति के बाद व्यक्ति जीवित नहीं होगा। सूर्य, ये पिता वाले में पढ़ा है आपने, सूर्य अगर लग्न में है और अष्टम में पाप ग्रह है तो पिता की मृत्यु का कारक बनता है। तो अरिष्ट है, लेकिन ये बच्चे का ना होके पिता के लिए। जो योग हैं उससे आयु का विचार हम कैसे कर सकते हैं? जो रोग के योग बन रहे हैं उनसे आयु का विचार। लग्न व अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो तथा बृहस्पति केंद्र में हो तो आयु 108 वर्ष। देखिए अब उल्टा हो गया, यहां पर योगों के जरिए आप बढ़ती या दीर्घायु की बात कर रहे हैं। तो ये अरिष्ट में ये भी पढ़ाया जाता है कि दीर्घायु कैसे कब बता सकते हैं। तो लग्न व अष्टम में कोई पाप ग्रह नहीं है और बृहस्पति केंद्र में है तो शुभ ग्रह आ गया 108 वर्ष। केंद्र में कोई भी पाप ग्रह ना हो, 5, 8, 9 में भी पाप ग्रह ना हो, अर्थात केंद्र और त्रिकोण जो शुभ हाउसेस होते हैं वो सब शुभ ग्रह से भरे हुए हैं, और 6, 8, 12 में पाप ग्रह हो तो इसमें भी आयु दीर्घायु मिलती है। लग्न में शुक्र, केंद्र में बृहस्पति तथा अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो तो 120। अब ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। लग्न में शुक्र और केंद्र में बृहस्पति, तो शुक्र शुभ ग्रह लग्न में है, केंद्र में बृहस्पति वो भी शुभ ग्रह है, और अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो, अष्टम में कोई पाप ग्रह नहीं है बल्कि वो 6, 12 में है, तो सबसे ज्यादा आयु देता है 120 वर्ष। 120 वर्ष की आयु जानते सबसे ज्यादा क्यों बोली गई है? सभी ग्रह को 10 वर्ष आप जोड़ लीजिए, नवों ग्रह की 120 आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो 120 साल जिएगा वो पूरी 10 वर्ष जिएगा सारे ग्रहों की, और वापस उसी 10 वर्ष में आ जाएगा जिसमें उसने जन्म लिया। ये एक बहुत ही रेयर केस होता है, 120 वर्ष की आयु इसीलिए मिलती नहीं है। कोई भी इंसान नवों ग्रह की 10 वर्ष भोग के नहीं जाता है। चौथी कंडीशन, कर्क लग्न में, पहले कभी होता रहा होगा, अभी तो नहीं है संभव। तो चौथी कंडीशन, कर्क लग्न में गुरु शुक्र हो, गुरु व चंद्रमा साथ हो, तो आपको मालूम है गजलक्ष्मी योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग है, तथा अष्टम में पाप ग्रह ना हो तो भी ये 120 वर्ष की आयु। केंद्र त्रिकोण व अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो। याद रखिए 3, 6, 11 में पाप ग्रह शुभ का काम करने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इस छोटे से पॉइंट में ले रहे हैं कि पाप ग्रह 3, 6, 11 में शुभ का फल देते हैं, तथा अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो तो देवतुल्य आयु हो जाती है। अब समझ लीजिए, यह छोटा सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों की कुंडली में 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो तो गलती से उनका, आप ये मत कह दीजिएगा कि आपको ये समस्या वो समस्या नहीं, उनके पाप भी शुभ बन गए, शुभ तो शुभ है ही है। तो कुल मिला के क्या हो गया? सब शुभ ही शुभ हो गया, देवतुल्य आयु मिल गई। चंद्रमा के मरणांश, चंद्रमा कुछ ऐसे अंशों पे होता है राशि में जो 100% मरण का कारक बनता है, मृत्यु का कारक बनता है। कुंभ में 21वें डिग्री पे, सिंह में 5वीं डिग्री, वृष में 9वीं डिग्री, वृश्चिक में 23वीं डिग्री पे, मेष में 8वीं, कर्क में 22, तुला में 4, मकर में 20, कन्या में 1, धनु में 18वें डिग्री पे, मीन में 10वें और मिथुन में 22 डिग्री पे